यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। हरिहरनाथ मुक्तिनाथ सांस्कृतिक यात्रा 2017 में सहभागी हुन यहाँ नेपाल आउनु भएको छ। यसको महत्व के छ? देखिए, ये हमारे पुराणों में मुक्तिनाथ धाम का बहुत वर्णन है और हमारे जितने ऋषि महर्षि है जो पहले पुराने समय में होते थे लोग, ये दुनिया में जितना उनका काम करना है या चौथापन आता था, तो वो लोग अपना धर्म कर्म के लिए पूरा दुनिया को छोड़ के पैदल यात्रा करके जाते थे वहाँ मुक्ति धाम, मुक्ति प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्ति के नाम से। और ये हिंदू धर्म का सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ यात्रा है और यहाँ से आने वाले व्यक्ति लगभग अपने को मान के चलते थे कि हमको दोबारा पुनर्जन्म हमारा नहीं होगा, हम आप पर चले जाएंगे। और इसके नारायणी नदी है जो जिसको आप गंडकी कहते हैं, गंडक कहते हैं, उसके किनारे किनारे यात्रा पैदल करते हुए लोग वहाँ जाता था। बीच में इसका विलुप्त हो गया था, इसको कोई चर्चा नहीं थी, तो रामानुजाचार्य ने फिर उसको चालू किया और उन्होंने पैदल यात्रा करके उजागर किया और उसको फिर हिंदू संस्कृति के लिए उसका बहुत ही अंतिम महत्व है। उस महत्व को पुनर्जागरण करने के लिए हम लोगों ने बिहार से यात्रा, भारत से यात्रा शुरू किए हैं। ऐसे पहले संगठित रूप से और संगठित व्यक्तिगत रूप से 40,000 50,000 लोग साल में एक बार आता है। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इस यात्रा को चालू किए हैं। इसका हम व्यवस्थापक हैं, अध्यक्ष रूप से काम करते हैं और समाज के लोगों को, जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश के साधु संत हैं, उनको लेके हम लोग यहाँ यात्रा पर जाते हैं, इसकी महत्ता समझाते हुए जाते हैं। और ख़ासकर नेपाल के जो नेपाल में सुखद स्थिति ये है कि हिंदू समाज के सबसे प्रमुख तीर्थस्थल नहीं है, जैसे मुक्ति धाम, आपको पशुपतिनाथ धाम, फिर उसके बाद वहाँ आपको बराह क्षेत्र, सब यहाँ है। 2-3 और हैं यहाँ पर, जैसे मुक्ति नाम के बगल में नीलकंठ महादेव का है, बूढ़ा महादेव जिसको कहते हैं आप। तो ये सब तीर्थ स्थल जो होते हैं जो एक हिंदुस्तान और नेपाल को सांस्कृतिक रूप से जुड़ता है, क्योंकि नेपाल और हिंदुस्तान दोनों लगभग एक ही हैं। हमारे रहन सहन, संस्कृति, शादी विवाह सब हमारे नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए नेपाल के लोगों को भी इसमें सहयोगी बनाने के लिए हम आपके यहाँ काठमांडू में आए हैं। हमारा 5वां साल है। 5 साल में जब एक व्यवस्था हमारे चलते थे, वहाँ से गंडक और गंगा के संगम पर हरियर क्षेत्र है सोनपुर में, जहाँ गजग्राह की लड़ाई शुरू हुई थी, तो वहाँ विष्णु अवतार लिए थे, वहाँ जन्म लिए थे, वो आए थे और उसको ग्राह को काट के तब उनको हाथी को मुक्त किए थे। तो वहाँ पर शिव और विष्णु एक साथ हैं और फिर मुक्ति धाम में शिव विष्णु एक साथ है। दुनिया में दूसरी जगह नहीं, दो अलग एक साथ नहीं है लोग। इसलिए हमारे लिए बहुत प्रतिष्ठित तीर्थस्थल बनता है। उसको जागृति करने के लिए हिंदू के लोगों को इसको प्रचार के लिए हम यात्रा शुरू किए हैं। इस साल हमने कुछ उसका विस्तृत रूप दिया है। एक जो हमारा त्रिवेणी होके आपको नारायण घाट होती जाती है, एक दूसरा रास्ता हमने निकाला है फिर सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर से। तो एक यात्रा उधर से चलेगा, दूसरी यात्रा इधर से आएगा और एक यात्रा चल रहा है पूर्णिया से आएगा विराटनगर से जनकपुर, और जो सीतामढ़ी से होके आएगा वो जनकपुर में दोनों मिलेंगे और जनकपुर चले जाएगा आपको वहाँ नारायण घाट, और उधर से नारायण घाट, तीनों संगम नारायण घाट पर होगा। और उसके बाद वहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। नेपाल में हम लोग को 5 दिन रुकना पड़ता है। एक दिन त्रिवेणी रुकेंगे, दूसरे दिन नारायण घाट रुकेंगे, फिर पोखरा, फिर लेते, और लेते जाने के बाद वहाँ से पहुँचेंगे वहाँ मुक्ति धाम, वहाँ दर्शन करके पूजा पाठ करके फिर लौटते हैं। तो रात को फिर हम लोग लेते लौटते हैं और दूसरे दिन हम मीरगंज होते हुए वापस चले जाते हैं। यो यात्राबाट यहाँको अपेक्षा के छ? मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारी सरकार से भी कल मुलाकात हुई, अपने एम्बेसी से बात किया। तो हमारी अपेक्षा है कि हमारे यात्रा को सुदृढ़ बनाने के लिए सिक्योरिटी मुहैया, बीच में जो हमारे हर्डल होते हैं जैसे कस्टम्स वगैरह के, उसमें थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि हमारी नेपाल की जनता से हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो लोग बढ़ चढ़ के हमारा स्वागत करता है।
जगह जगह नेपाल में आते हैं तो 5-6 जगह स्वागत होते हैं। रात को ठहरने की व्यवस्था नेपाल के लोग करते हैं। हमारी सुख दुख की चिंता नेपाल के लोग करते हैं। और हम जहाँ रुकते हैं, शाम को खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर में खाना, जहाँ जहाँ हमारा समय पूरा होता है नेपाल के लोग ही व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम नेपाल के लोगों का आभारी भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से नेपाल और भारत का संबंध बना रहेगा तो हम लोग और भी आगे इसको विकसित करेंगे। देखिए, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि हम नेपाल और भारत दोनों देश अलग हैं, अलग अलग देश हैं, लेकिन सांस्कृतिक हमारी एक है। और हमारा और आपका संबंध अच्छा बना रहे ये हमारे दिल में बसा हुआ है। क्योंकि हम मोस्टली पूरा नेपाल, चाहे यहाँ के लोग अपने बारे में विभेद करते हों, लेकिन भारत नेपाल के बारे में कोई गलत सोच नहीं रखता है। क्योंकि हमारे सब तीर्थ स्थल हैं, हम लोग इसको नेपाल को मुकुट मानते हैं। अब पहले, आज के परिस्थिति प्रजातंत्र आया, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन पहले हम लोग मानते थे कि हिंदुओं का सबसे जगह नेपाल है। और है भी कि जिस देश में हमारे 3-3, 4-4 धर्मस्थल हों और सभी पूज्य हैं और उनके साथ हमारा संबंध है, हिंदू उसको आदर करता है और हम लोग बड़े छोटे भाई की तरह रहते हैं। इसलिए हमको कोई उसमें इतर नहीं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ भी हिंदुओं के इसमें जागृति आए, धर्मस्थल के बारे में चिंता हो और सभी लोग मिलजुल के हम लोग अपने संस्कृति की रक्षा करें। नेपालमा पहिला राजतन्त्र थियो, अहिले गणतन्त्र भएको छ। पहिला हिन्दू राष्ट्र थियो, अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको छ। के तपाईहरूले नेपाललाई फेरि राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन खोज्नु भएको हो? देखिए, ये तो नेपाल के अंदरूनी मामला है। नेपाल लोग किस तरह रहना चाहता है, किस दृष्टिकोण से अपने को समझता है, ये तो नेपाल लोगों की बात है। हम इतना ज़रूर हम कहेंगे कि नेपाली परिवार, नेपाली भाई लोग अपने स्वतंत्र विचार करें अपनी संस्कृति को देखते हुए। इसमें न हम कुछ बोल पाएंगे ना हमारा भारत कुछ बोल पाएगा, क्योंकि आपकी अंदरूनी मामला है। आपस के हमने क्या तय करते हैं, आप प्रजातंत्र में रहना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में रहना चाहेंगे, आप जिस तरह रहना चाहेंगे हमारा संबंध आपसे बना रहेगा, ये हमारी चिंता है। क्योंकि हम यहाँ प्रधान रूप में मान के चलते हैं कि हम लोगों का, हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ जगह है नेपाल है, और हम उसके प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं। प्यार हमारा करते हैं नेपाल को हम इज्जत करते हैं, नेपाली भाई लोगों को ही करते हैं। क्योंकि अब देखेंगे, नेपाल को भी आवश्यकता हिंदुस्तान से ही है। नेपाल अपने पड़ोसी देशों में कोई इसको भला करने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए 50-60 लाख यहाँ के लोग इम्प्लाई भारत में हैं। भारतीय लोग नेपाली के चरित्र के कैरेक्टर पर विश्वास करता है। और हमारे यहाँ कोई नेपाली नौकरी करने जाता है तो हम लोग विश्वास आँख मूंद कर अपना परिवार छोड़ देते हैं, क्योंकि विश्वास, ये आदमी बड़ा ईमानदार होता है, समझना। हमारे यहाँ देखिए, देश में सबसे प्रबल रेजिमेंट है तो गोरखा रेजिमेंट है। मिलिट्री में भी सहभागिता हम आपकी है। तो इसलिए ये किस तरह रहना चाहते हैं, इनके अंदरूनी मामला है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं सुझाव दूंगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान भी प्रजातंत्र होते हुए हिंदू प्रधानता है वहाँ, यहाँ पर भी अगर आप प्रजातंत्र रखना चाहते हैं तो हिंदू प्रधानता तो यहाँ रहेगा ही, और यहाँ की संस्कृति वही है। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई पश्चिमी देश के लोग यहाँ अपना संस्कृति जमाना चाहे तो यहाँ सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वहाँ कुछ न कुछ रफा तो करेगा जो आपको अस्थिर नहीं रखने देगा। लेकिन आप यहाँ से बिना, आप देखिए हमारे यहाँ बॉर्डर की स्थिति है कि नेपाल में आने पर हम लोगों को रोका जाता है, फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ता है। लेकिन नेपाल के लोग हिंदुस्तान जाता है तो हमारे बॉर्डर पर कोई उनका रोक टोक नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा सेफ गार्ड क्या होगा, इससे ज़्यादा हमारा विचारधारा क्या होगा कि नेपाल के प्रति हम क्या सोचते हैं। हमको विदेशी समझ रहा है नेपाल, इसलिए हमसे आपको कस्टम ड्यूटी लेता है, हमारा अलग से नंबरिंग करता है। लेकिन जब हिंदुस्तान नेपाल कोई जाता है तो वहाँ कोई रोक टोक, नेपाल हिंदुस्तान का गार्ड कोई रोकता नहीं, उनको कोई पूछताछ नहीं करता। इससे हालांकि नुकसान हिंदुस्तान को है कि दूसरे प्रदेश के लोग आके दूसरे प्रदेशों का सामान लाके, दूसरे देश का सामान लाके हमारे यहाँ स्मगल होता है। लेकिन तब भी हम नेपाल को कड़ा रूप में नहीं देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि जैसे बिहार प्रदेश है, हिंदुस्तान का भाग है, उत्तर प्रदेश हमारे लिए नेपाल है।
तब तो हम अपना बॉर्डर सिक्योरिटी कड़ा नहीं किए हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर अच्छा सरकार रहेगी, सांस्कृतिक रूप से सरकार रहेगी, अपने बलबूते पर चलने की सरकार रहेगी, तो उससे दोनों प्रदेशों का लाभ होगा। इसलिए हमारी ये सोच हम लोग की है। हजुरले भर्खरै भन्नुभयो विदेशीहरू पश्चिमाहरू नेपालमा आएर धर्मान्तरण गर्नको लागि सहज हुँदैन भनेर भन्नुभयो। तर पश्चिमाहरू आएर नेपालमा हिन्दूहरूलाई र बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाउने कार्यमा जोरदारका साथ लागिरहेका छन्। हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको धार्मिक स्थलहरू भन्दा पनि क्रिस्चियनहरूको चर्चहरू बेसी हुन थालेको छ नि, यहाँको राय के छ यसमा? देखिए, हम बौद्ध को हम लोग हिंदू का एक भाग मानते हैं, बौद्ध अलग धर्म नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी इधर जो विवेचन हुआ है, तो बौद्ध को हम लोग, बुद्ध, गौतम बुद्ध को हम लोग विष्णु के 10 कला का अवतार मानते हैं। ये कृष्ण है पूर्णेश्वर माने जाते हैं, ब्रह्म। ये राम को हम लोग 12 कला का अवतार मानते हैं, और गौतम बुद्ध को हम लोग 12 कला का अवतार, 10 कला का अवतार मानते हैं, माने जस्ट राम से थोड़ा सा नीचे। इसलिए हम उनको विभेद करके नहीं चल सकते। लेकिन अगर विदेशी मिशनरियाँ यहाँ काम कर रही हैं, वो खतरनाक चीज़ है। क्या कि हम लोग यहाँ भी काफ़ी तेज़ी से धर्म परिवर्तन हुआ, काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि जब ही नेपाल में कोई विदेशी व्यक्ति आता है या आपके लोगों को विदेशी बनाता है, विदेशी सोच के अनुसार या धर्म परिवर्तन करता है, तो एक नेपाल का एक दुश्मन खड़ा करता है। जो ही आपको क्रिश्चियन या इस्लाम बनाया जाएगा, तो इस देश का मूल नहीं है वो, उसका ओरिजिन दूसरे जगह है, उस विचारधारा को लाएगा तो नेपाल का दुश्मन बनेगा। भाई लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, और अपनी प्रतिष्ठा, ये ज़रूर है कि वो लोग बाहर से आपको बदलने के लिए पैसा का इस्तेमाल करेगा, आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, मिशनरियों के पास बहुत भयंकर पैसा है। उसके माध्यम से हमारे यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी कोशिश किया लोग, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ से समापन हो रहा है उन लोग का। धीरे धीरे वहाँ पर जो इतना हिंदू जागरण हुआ है, जो देश के प्रति वफादारी हुई है, वहाँ रोक टोक शुरू हो गया। नॉर्थ ईस्ट में लगभग सभी जगह बीजेपी सरकारें आ गई। उत्तर प्रदेश में आप देख ही लिए, तो देश में एक नई जागृति आ रही। इस तरह से नेपाल के भाइयों को अपने बारे में सोचना चाहिए। तपाईँका अनुसार भारतीयहरू नेपालमा आउँदाखेरि नेपालीहरूले विदेशी ठान्छन्, तर नेपालीहरू भारत जाँदाखेरि चाहिँ भारतीयहरूले नेपालीहरूलाई विदेशी नागरिक ठान्दैनन् भनेर भन्नुभयो। तर भर्खरै भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालकी भूमिमा प्रवेश गरेर नेपाली नागरिकको हत्या गरेको स्थितिलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? देखिए ये बात मुझको यहाँ 2 लोग बताया कि गोली लगने वाली बात, मैं नहीं समझता कि भारत की तरफ से ये बात हुई। जो जरूर कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेशन हुआ, इसको इंक्वायरी की बात है। इंक्वायरी मैं भी मांग करूंगा कि इंक्वायरी किया जाए, क्योंकि जिस बॉर्डर पर कोई पुलिस है ही नहीं भारत देश के तरफ से, भारत के तरफ से कोई सिक्योरिटी व्यवस्था दिया ही नहीं गया, आपको रोका टोका नहीं जाता है, गोली क्यों मारेगा? इसका मतलब कि लगता है कि यहाँ के लिए कोई मैनिपुलेट करके, वहाँ भी हल्ला है कि वहाँ के मिलिट्री का एक राइफल, ये रिवॉल्वर चोरी कर हो गया था, हो सकता है उसके माध्यम से उसका इस्तेमाल किया गया हो, चोरी किया उसका इस्तेमाल किया गया हो। तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि जहाँ जिस बॉर्डर पर कोई हार्ड सिक्योरिटी है ही नहीं है, कोई नेपाली इधर से उधर जा सकता है, ट्रक वगैरह की भी जांच होती है, तो वहाँ तो ट्रक लेके गया नहीं था, तो किसी नेपाली जनता पर गोली चलाए हिंदुस्तान की कोई पुलिस मिलिट्री, ये मैं मानता नहीं हूँ। इसलिए इंक्वायरी कराए, नेपाल गवर्नमेंट ईमानदारी से भारत सरकार से भी सहयोग लेके उसको इंक्वायरी कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेपालको गृहमन्त्रीले भारतीय सीमा सुरक्षा बल आएर नेपालमा गोली चलाएर नेपाली नागरिकलाई हत्या गरेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, वहाँ गलत हो त? ये संभव नहीं है, ये मैं इस चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मानसिकता भारत की ही नहीं है। अब बताइए, इतना दिन आपके यहाँ हंगामा चला, कहीं इंटरफेरेंस भारत का नहीं हुआ, आपके अंदरूनी मामला था, भारत ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, तो आपसे नुकसान क्या है? भारत को नेपाल से नुकसान क्या है कि गोली चलाएगा? वही तो बताए कि क्यों गोली चलाएगा, रीजन तो बताए, रीजनिंग होगा ना, आपको मारने का कोई न कोई कारण होगा, तो कारण तो कोई बता नहीं रहा, बोल दिए मुंह से। हो सकता है कि मैनिपुलेटेड गोली निकाला गया हो सकता है कि इधर का आदमी ही जाके उधर से माओवादी हो, या आपके यहाँ बहुत से खुराफाती लोग यहाँ काम कर रहे हैं,
वो लोग जाके हमारा संबंध बिगाड़ने के लिए गोली चला दिया हो। ताकि विदेशी तभी यहाँ पर टिक सकता है जब हमारा आपका संबंध अच्छा नहीं हो, बिगड़ जाएगा। तो चाहेगा हमारा आपका संबंध बिगाड़ना, नेपाली लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करना है ना। इसलिए ये जांच का विषय है, ये गंभीरता से इसको जांच किया जाए। मैं नेपाल सरकार से मांग करता हूँ कि उसको निष्पक्ष करे। आप इसमें भारत सरकार की भी सहायता लें और दोनों मिलकर इंक्वायरी करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? देखिए, नेपाल के लोग बड़ा भोला भाला है, बहुत सीधा है। नेपाल के नागरिकों के बारे में हम बहुत प्यार करते हैं हम लोग, और उनके बारे में कोई दोष नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बाहरी तत्वों के माध्यम से यहाँ की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, समझे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के राजनीति में बहुत इंटरफेरेंस, और दो पड़ोसी देश हम लोग हैं, भारत है, चाइना है। चाइना का अपना इंटरेस्ट है, तो वो इस मामला में इंटरफेयर नहीं करेगा। थोड़ा सा चाहेगा आपके ऊपर वर्चस्व बनाए रखना, लेकिन जो विदेशी ताकतें दूर से हैं, लोग जो धन परिवर्तन के नाम पर काम करते हैं, विचारधारा के नाम पर काम करते हैं, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ने में उनका हाथ ज़्यादा है ना। क्योंकि नेपाली लोग सीधा साधा है। अब कुछ राजनीतिक जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए दिग्भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए इसको मैं नेपाल के भाई लोगों से मेरा आग्रह भी होगा कि अपनी संस्कृति, अपनी परिस्थिति सोच के अपना नेता चुनने में भी थोड़े सतर्कता बरतें। काहे कि कोई राजा हो, प्रजा तो प्रजा ही रहेगी, उनको अपने व्यक्तिगत सुख दुख से मतलब है, उसमें उनको हानि नहीं। लेकिन बाहरी लोग आता है जो पकड़ के, जब नेपाल दूसरे के चंगुल में जाएगा तो उनके रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। क्योंकि भारत इजीली अवेलेबल है, हर एक व्यक्ति चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो आसानी से जा सकता है, रोजी रोटी खोज सकता है। वहाँ कोई विभेद नहीं है, आपको कोई नागरिकता की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ नेपाली के ये भी नहीं पूछा जाता कि आपका पासपोर्ट है कि नहीं, आपकी नागरिकता है कि नहीं, नहीं पूछा जाता है। आप गए भारत के नागरिक की तरह आपको हम लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन दूसरे देश वाले आपको नागरिक की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। आपको अपने जान में, आप यहाँ से चाइना चले जाइए, कितना रोक होगा आप समझ लीजिए। यहाँ से आप बगल में पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान जाइए तो आपको घुसने नहीं देगा, वहाँ भी आपको मानेगा हिंदू। चाइना भी आपको हिंदू मांगेगा, आपको माओवादी नहीं मानेगा। और रही बात की साम्यवादी व्यवस्था, तो अब से लगभग समाप्त है दुनिया से। चाइना भी साम्यवादी तो नहीं रह गया ना, वहाँ तो पूंजीवादी व्यवस्था चली गई। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज खड़े हो गए हैं, तो साम्यवादी विचार रहा कहाँ हो, सब तो पूंजीवादी व्यवस्था में चले गए। अब राज्य चलाने के लिए और कूटनीति के दृष्टिकोण से नेपाल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो नेपाललाई हामीले टाढाको सम्झिँदैनौँ भनेर, तर यहाँलाई के आरोप लाग्ने गरेको छ भने भारतले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोज्यो भनिन्छ नि। ये सोचने वाला ये असंभव बात बोला जा रहा है कि कैसे हो सकता है कि कोई दूसरे देश को अपने यहाँ विलीन कर लें। भूटान तो हमारे साथ बगल में है, सिक्किम में मिलाए नहीं, सिविल की प्रभुता संप्रभुता उसके पास है। लेकिन सिक्किम को विकसित करना था, और सिक्किम के वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। हमने विलय नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ी, ये नहीं कहा कि हम उनको ग्रेप किए। वो तो नेपाल, ये सिक्किम के लोगों ने अपने से भारत सरकार से कहा कि हम अपिष्कृत आदमी हैं, हमको रास्ता दीजिए। तो आपको दार्जिलिंग होते हुए सिक्किम का रास्ता बनाया गया, फिर वहाँ के विकास के लिए पैसा फंड दिया गया। आज भी नेपाल के लिए भारत सरकार फंड दे रही है। ये तो उदाहरण है कि सुरेश प्रभु आपके यहाँ बात करके गए हैं कि रेल लिंक हम नेपाल में कहाँ से कैसे ले जाए, तो प्रमाण है। अब तुरंत सुरेश प्रभु आपके बात करके गए थे। तो हम तो चाहते हैं कि नेपाल का जितना ज़्यादा होता है विकसित हो। नेपाल के विकसित होने में हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमारा बोझ कम होगा, और दूसरे देशों के आपके यहाँ मैं उदाहरण देके गलतफहमी फैलाने से आपके यहाँ दिग्भ्रमित जब होंगे लोग, तब उनकी पैठ बढ़ेगी।
हिंदुस्तान को आपके यहाँ पेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही मान के चलते हैं। हमारे यहाँ शादी विवाह आपके यहाँ होता है, संस्कृति हमारी एक है, पूजा पद्धति एक है, देवी देवता हमारे एक हैं, लेकिन उनकी देवी देवता दूसरे हैं। तो उनके देवी देवता जब आएंगे आपके बीच में तो क्लैश तो शुरू होगा ना, हमसे क्लैश आपका नहीं होगा। और सिक्किम को विकसित करने के लिए भारत ने जिम्मेदारी लिया है, विकास अपने अपने टेरिटरी मिलाया नहीं है उनको। और नेपाल को भी डरने की जरूरत है भारत से, टेरिटरी मिलाने की जरूरत है। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, गोवा दामन द्वीप छोटा छोटा जगह है, कहाँ हम लोग अपने मिलाए हैं, वाला स्वतंत्र देश चल रहा है। गोवा दामन द्वीप अभी भी हमारे हिंदुस्तान में छोटा छोटा, माने आपके काठमांडू से भी छोटा जगह है, इसके आधा है तीनों, लेकिन कहाँ उसको मिलान किया। वो रोज कहता है कि हमको गुजरात में मिला लीजिए, भारत सरकार कहते कि नहीं आप रहिए। उसके विकास के लिए हमारे इंडस्ट्री वहाँ से, वहाँ टैक्स फ्री वहाँ प्रोडक्शन होते हैं, वो हिंदुस्तान में सेल करने के लिए आता है। हिंदुस्तान के ये जो वहाँ इंडस्ट्रीज जाते हैं काम करने के लिए, आपके यहाँ पे तो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज जाते हैं। अब आप देखें वहाँ सब तो भारत से लोग इंडस्ट्री लगाए हुए हैं। विराटनगर में, वीरगंज में वही स्थिति है। तो आपने सुविधा दिया, सबको आया। यहाँहरूको नेपाली राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध कस्तो छ? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितने आपके यहाँ दल हैं, किसी न किसी रूप में तो हिंदुस्तान से लगे हुए हैं। ये नेपाली कांग्रेस भी था तो उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं कांग्रेस से था ही, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े, नेपाल में जितने बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं, सब तो वहाँ से शिक्षा लेके आए हुए हैं। उनकी प्रवृत्ति भारतीय है और यहाँ आके उनको स्टेट में बनना पड़ता है। इसलिए राजनीतिक संबंध तो सभी जितने यहाँ नेपाल में है, सबका संबंध हमारा हिंदुस्तान से अच्छे संबंध है। अब रही बात कि वो अंदर क्या करते हैं, तो उनकी अपनी मामला है कि नेपाल में वो क्या करते हैं। जब तक हम आपसे समूह हमसे नहीं बात करेंगे, आप पूछेंगे नहीं, तो हम क्यों इंटरफेयर करेंगे। अब उनके अंदरूनी मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। हमको ये भी ज़रूरत नहीं है कि नेपाली को धर्म परिवर्तन करना। अब तो हिंदू ही है, हम हिंदू का हिंदू में धर्म परिवर्तन क्या करेंगे। लेकिन दूसरे को बैठ करके अपनी संस्कृति को लाने के लिए नेपालियों को किसी न किसी रूप में बरगलाने की कोशिश हो रही है। नेपालको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भर्खरै मेची महाकाली जागरण अभियान भनेर मधेसमा आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यहाँले यसलाई कसरी लिनु भएको छ? देखिए, ये आपके अंदरूनी मामला है, उसको आपको सलटना तो पड़ेगा नेपाल के लोगों। और राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर किस लेवल पर कैसे उसको देखती हैं, उनकी प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम भारत का प्रॉब्लम नहीं है। भारत के अंदर अगर ये सब होता तो उसको हम कमेंट करते। राजनीतिक संबंध तो देखिए, जब दो देशों का संबंध बनता है तो वहाँ राजनीति से ज़्यादा कूटनीति होता है और कूटनीतिक संबंध होते हैं हमारे यहाँ, जो दोनों देशों को अपने स्वार्थ पर निर्भर करता है। और आपकी जो देश में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने देश के इंटरेस्ट के लिए, देश में उनका क्या स्थान होगा नहीं होगा वो करेंगे। और जब उनकी सरकार आएगी तो सरकार से सरकार का संबंध हिंदुस्तान से बनता है। वहाँ कूटनीति, अपना स्वार्थ देखेंगे, आप अपना स्वार्थ देखेंगे, दोनों मिल के तय करेंगे कि भाई हमको क्या बेनिफिट आपसे मिलना है, आपसे हमको क्या बेनिफिट, सरकार तय करेगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का भी उतार चढ़ाव तो आपके नेपाल में ही होगा। हम वहाँ गाइड नहीं करेंगे, हम आपके बीच में कैसे इंटरफेयर करेंगे। उचित नहीं इंटरफेयर करना। हाँ, आपके देश के लोग आना जाना करते हैं, किससे क्या बात करते हैं, क्या सुझाव लेते हैं, तो उनके ऊपर निर्भर करता है। इसमें भारत सरकार का कोई हाथ नहीं। संबंध हमारे व्यक्तिगत रूप से, मैं आया हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, 3-2 दिन से रुका हूँ नेपाल का हर एक जगह में गए, मंदिरों में गया, पुजारियों से बात किए, पुजारी लोग हमको आशीर्वाद दिए। तो ये तो हम लोगों का पर्सनल बात है। हमारी आपकी संस्कृति एक है, परिस्थिति एक है, हम लोग शादी संबंध की बात एक होती है, इसलिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। लेकिन जहाँ सरकार की बात आती है तो वहाँ सरकार का निर्णय लेगा। व्यक्तिगत संबंध हमारा आपका है, हम लोग आपस में व्यक्तिगत संबंध करेंगे। राजनीतिक पार्टियों से अपना संबंध बना कर रखेंगी। जब वो सरकार में आती है या वो कहीं से मदद चाहती हैं तो उसके बाद वो निर्भर करता है, क्योंकि हम राजनीति करने के लिए यहाँ आए नहीं, हम तो हिंदू जागरण के लिए आए हैं। और ये सांस्कृतिक यात्रा जो हमारी निकल रही है उसको सफल बनाने के लिए, उसमें नेपाल के लोगों को जोड़ने के लिए हम व्यक्तिगत संबंध बनाते चल रहे हैं कि आप लोग इसमें भी आइए। आपका हमारा धर्म एक है, मुक्ति धाम हमारे लिए है तो आपके लिए भी है।
जब यहाँ के लोगों की निष्क्रियता है, उसके लिए हम आए हैं कि आप इसमें जोड़िए। और यहाँ सफलता अगर होती है हमारी, और बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, और हर एक साल कुछ न कुछ 100-150 आदमी बढ़ रहे हैं यात्रा में आने के लिए। तो इसलिए मैंने अपने बिहार नेपाल के लोगों से आग्रह किया कि उसको 2-4 गो रास्ते में धर्मशाला बन जाए, रहने के लिए सुविधा हो जाए, तो इसको लंबे समय से चलाया जाए, जिससे अमरनाथ का यात्रा चलता है। तो आपके पर्यटन विभाग को, पर्यटन के लोगों को भी यहाँ काफ़ी रोजी रोटी का भी व्यवस्था होगा उससे। अब जिससे हम लगातार 1 दिन गए 6 दिन रुकते हैं, तो वहाँ के लोग आपके यहाँ मार्केटिंग करेगा, फिर आपके हमारे यहाँ लोग जो इसको डिले करेंगे, लगातार आदमी चलते रहेगा, 8-8 दिन 10-10 दिन चलेगा, महीना तक। तो इससे तो इकोनॉमिकल लाभ तो नेपाल को ही होगा, नेपाल के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी पर्यटन से, हमारा आपका संबंध भी बढ़िया रहेगा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतसँग गर्नुभएको आफ्नो स्पष्ट अडानको कारण गर्दा लोकप्रिय भइरहनु भएको छ। यहाँले यसलाई कसरी लिनु भएको छ? देखिए, ये तो मानना है कि हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे भारत में, लेकिन कम्युनिज्म धीरे धीरे समाप्त हो गया दुनिया से। और ये तो मानता हूँ कि वो अपना राजनीतिक व्यवस्था चाइना के डायरेक्शन से करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ डेवलप करती है, माओवादी पार्टी डेवलप करता है, तो उसका स्रोत तो चाइना है। तो उनका तो बट नेचुरल स्वभाव बनता है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपने को ले जाए और चाइना का संबंध आपका जोड़े। तो जहाँ के रोटी खाते हैं, जो विचारधारा लेके आए, उसके लिए तो अपना काम करेंगे। ये समझना नेपाल के लोगों के लिए कि हम किस पार्टी की तरफ जाएंगे, कौन सा हमारा भला करेगा। वो तो प्लानिंग से एंटी इंडियन प्लानिंग चलाएंगे, तो उनके नेचुरल है, क्योंकि उनका स्रोत दूसरा है, उनकी विचारधारा दूसरी है। दुनिया से खुद चाइना में भी साम्यवाद समाप्त हो गया, तो उस साम्यवाद को लेकर नेपाल में चलाने से क्या फायदा, हमको नहीं समझ रहा। वो तो बरगलाएंगे नहीं, यहाँ के लोगों को जब तक बरगलाएंगे नहीं, तब तक उनकी पार्टी मजबूत कैसे होगी। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रलोभन या शास्त्र वगैरह देंगे, तब ना आपके ब्रेन वॉश करेंगे, तब उनकी पार्टी बढ़ेगी। बेसिकली आप समूचा हिंदू हैं, हिंदू विचारधारा जुड़ता है हिंदुस्तान से। जब तक वो इसको उल्टा नहीं करेंगे, जब इसका निगेटिव अप्रोच नहीं करेंगे, तो उनकी पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो करेंगे, समझ में आता है। विदेशी जो पश्चिमी देश आते हैं, जब तक आपका धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक उनका जड़ नहीं जमेगा। ये तो बट नेचुरल है। समझना आपको है कि हमारी भला किस में है, हमारा भला किस में है। अब जितना डेवलपमेंट्स आपके हो रहे हैं, वो समूचा हिंदुस्तान से हो रहा है। आपके यहाँ अभी देखिए, जितने प्रोडक्ट्स आपके यहाँ ओरिजिनल हैं, सब हिंदुस्तान में खपत होते हैं। आपके यहाँ सुपारी लाखों टन होता है, 50,000 टन होता है, सब तो बिहार जाता है। दुनिया में तो कोई सुपारी खाता नहीं सिवाय हिंदुस्तान के। आपके यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं, सब हिंदुस्तान में खपते हैं, चाइना नहीं लेता है। आपका ये सुपारी चाइना नहीं लेगा। आपके पहाड़ी क्षेत्र में जो पैदा होते हैं, चाइना नहीं लेगा। उसका कल्चर दूसरा, वो कंट्रोल्ड है, उसकी इकोनॉमी कंट्रोल है। आपकी इकोनॉमी फ्री है, हमारे यहाँ इकोनॉमी फ्री है। तो आपको तय करना है, नेपाली लोगों को तय करना है, उनका भला कहाँ, भविष्य कहाँ जाएगा। इसलिए उसमें भारत का कोई इंटरफेरेंस नहीं। वो लोग अपना करेगा, वो तो उनकी विकास नहीं होगा नहीं इसमें बिना। जब तक आपको अपने विचारधारा में नहीं लाएंगे, कि हिंदुस्तान को गाली नहीं देंगे, तब तक उनका भला कीजिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान को गाली देने की प्रबल इच्छा होती है, हिंदुस्तान संबंध खराब होगा, हिंदुस्तान से संबंध खराब होगा। और ज़्यादा यहाँ उत्पात अगर शुरू हुआ, तो हमको बॉर्डर सील करना पड़ेगा। नुकसान किसका होगा? नेपाल का होगा, नेपाल का होगा और नेपाली लोगों का होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा आपका। 80% इकोनॉमी आपका रिलेशन हिंदुस्तान से है, 80 का 90% है। 60 लाख आदमी हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं आपके। अब सोचिए कि अगर हमारा आपका दुश्मनी बढ़ जाए, क्या होगा, कहाँ अडोप्ट कीजिएगा। और हर एक साल 1-2 लाख आदमी जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। डेली वेजेज में काम करते हैं। घर के गृहस्थी में भी लोगों के घर में 1-2 नौकर रखते हैं लोग। नेपाल में जितना, दिल्ली में जाइएगा होटलों में, सब नेपाली लोग काम करते हैं।
के नेकपा एमाले नेपाल भारतको सम्बन्ध बिगार्नको लागि आफ्नो अडान जारी राखेको हो? ये उनका उसमें इंटरेस्ट है और यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान से संबंध बिगड़े उनकी मंशा है। अब आप बताइए, जब से जितना उत्पात माओवादी जब सिस्टम विचारधारा आया तो जितना यहाँ पर हंगामा, जितना कत्लेआम हुआ, पहले कभी होता था? और वो डरा के धमका के पैसे के बल पर यहाँ के विचार परिवर्तन कराते हैं, अपने पक्ष में लाते हैं, लेकिन उनका नैतिक सिद्धांत कुछ नहीं है। आप नेपाल में क्या चाहते हैं ये बता रहे हैं? वो किस तरह से नेपाल को विकसित करेंगे हिंदुस्तान से बढ़िया, ये बताएं। उनके प्लस परफॉर्मा होगा ना कि भाई चाहे हिंदुस्तान विकास नहीं कर रहा है, हम तुम्हारे यहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे बताएं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको अडान त स्वाभाविक थियो नि, तपाईहरुले चाहिँ किन नाकाबन्दी गर्नुभएको? ये कैसे हो सकता है भाई? हमारे यहाँ तो कोई पुलिस थी नहीं, तो आपका अंदरूनी मामला था। आपके यहाँ मधेसी लोग या जो भी पहाड़ी लोग का झल्ला चल रहा है वो तो आपके मामला था ना। हम कैसे नाकाबंदी करेंगे? हमारे पास तो बॉर्डर सिक्योरिटी कुछ है क्या वहाँ? नाकाबंदी आपके लोग किए थे कि नेपाल में नहीं आने देंगे। हमारी तो कम से कम आपको शायद उस समय क्या कहिएगा, फुटेज हम दिखा देंगे। कम से कम रक्सौल और यहाँ जोगबनी माने हजारों गाड़ी 6 महीना में बाहर खड़ी रही। माने कम से कम 1,500-2 हजार ट्रकें हमारी खड़ी रही बाहर। टैंकर सब बाहर खड़े रहे, तेल लेने वाले, गैस ले आने वाले थे, सब बाहर खड़े थे। अगर उनको रोका गया होता देश के किसी कोने में रोक देते ना, बॉर्डर पर क्यों आके रोकता? एक तो प्रमाण है, हम लोग प्रमाण दिए। और आपके यहाँ उसके बावजूद भी आपके यहाँ तेल आपूर्ति चलते रहा, डिपो से तेल आते रहा, गाड़ियाँ आपके यहाँ चलती रही। कहाँ से तेल आया? हिंदुस्तान से आया ना। हिंदुस्तान अगर बैरिकेड करता वहीं काट देता, आपको तेल नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान अगर करता तो बहुत से रिसोर्सेज जो आपको ब्लॉक कर देता, तो नहीं किया वो। और उस बीच में चाइना भी आपको मदद नहीं किया। तो प्रमाणित है कि हम कैसे करेंगे। तो आपको प्रचार किया गया है और ये विभेद, पहाड़ी और प्लेन एरिया का विभेद पैदा करने का कोशिश, ताकि 2 भाग में बांट दो नेपाल को। 2 भाग में बांटने की उनकी प्लानिंग है। रिफ्ट आपके यहाँ चलता रहे, आप कमजोर रहें, ताकतवर न बने, ये उनकी प्लानिंग है। इसलिए ये प्लान के तरह से हिंदुस्तान से संबंध बिगड़े, यहाँ के पब्लिक के में पेनिट्रेट किया जा रहा है, विचारधारा दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान विरोधी बने। यो चाहिँ कसको प्लान हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? ये विदेशियों का प्लान होगा, नेपाली लोगों का प्लान नहीं है। नेपाली लोगों को दिग्भ्रमित करके विदेशी लोग यहाँ पर षड्यंत्र रच रहे हैं नेपाली को बरगलाने की। नेपाल बहुत सीधे साधे आदमी है नेपाली। विदेशीहरूको को अलिकति स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। अभी तो हमको ऊपर से लिखाई दिया, अब इसको किसके ऊपर उंगली उठा नहीं समझ रहे। लेकिन आप जो शब्द इस्तेमाल होता है, माओवादी शब्द इस्तेमाल होता है ना, माओवादी कहाँ से आप देखिए। क्रिश्चियनों का नाम आया, कहाँ के क्रिश्चियन आप देखिए, हम उसको नहीं बोलेंगे। हाँ, आप बोलिए कि हिंदुस्तान का कोई मिशनरी यहाँ काम करके, हिंदू मिशनरी कोई काम कर रहा हो, तो हम दोषी होंगे, हम पेनिट्रेट करेंगे। हम तो यहाँ कर ही नहीं सकते हैं। हिंदू मिशनरी तो बाहर क्या कर रही हैं, बात समझ रहे हैं ना। माओवादी, माओ का उत्पत्ति कहाँ हुआ? माओ से तुम, चाइना का। तो इसमें बोलने की जरूरत क्या, तो समझने की चीज़ है। भारतमा बीजेपीको विजयलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? देखिए, अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को देश एक्सेप्ट कर लिया, हमारे विचारधारा को देश एक्सेप्ट कर लिया। और इसके लिए हम लोग को 60-70 साल लगा। जनसंघ की स्थापना शुरू में 1951 में, तब से हम लोग अनवरत काम कर रहे हैं और अपनी विचारधारा के बारे में भारतीय जनता पार्टी का ये विचारधारा है अपनी संस्कृति की रक्षा करना, दुनिया में फिर से हिंदू जो संस्कृति है उसको दुनिया का फिर गुरु बनाना। इस लाइन पर हम लोग काम करते गए और धीरे धीरे जनता विश्वास, ये भारत की जनता का विश्वास हम पर बढ़ते गया। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां जैसे आपके यहाँ काम कर रही हैं, हमारे व्यक्तिगत राजनीति करके समाज को लोग बांट दिया।
और उससे उनको समाज के छोटे लोगों को कोई जातियों को कोई लाभ मिला नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की जो आज प्रधानमंत्री हैं, जो गरीबी उन्मूलन की तरफ चले, गरीबों में सब जातियां हैं, उसमें धर्म का भी विषय नहीं आता है। क्या कि सबसे पहले बिहार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि न जाति न धर्म, हम सब गरीब हैं, आओ मिल के हम लोग गरीबी उन्मूलन करें। इस नारा पर भी हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र भाई के पीछे खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हो रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रचंड बहुमत मिलते जा रहा है हमको। आप देखें 2-3 चुनाव, मणिपुर में हमारे कभी ज़िंदगी में एक भी एमएलए नहीं रहा, 22 एमएलए हो गए। इंडिपेंडेंट जो जीते, कांग्रेस को नहीं पसंद किया, बीजेपी को पसंद किया, सरकार बन गई साथ ही। गोवा में भी कांग्रेस हमेशा रहा, इंडिपेंडेंट जीता, हमारी संख्या कम आई, लेकिन इंडिपेंडेंट हमारे ऊपर विश्वास किया, कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया, सरकार वहाँ बन गई। यसको नेपाल नीतिमा के असर पर्छ? मैं समझता हूँ कि नेपाल की नीति से और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट्स को नीति पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, बल्कि हमसे कड़ा हिंदू हैं आप तो नया अभी आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, साल 2 साल से बात चल रही है। हम तो 70 साल से धर्मनिरपेक्ष राज्य रहे हैं, तब भी वहाँ हिंदू की प्रधानता है। और आप तो 80-90% है, हमारे संख्या तक कम भी है। तो यहाँ प्रभाव पड़ने के, यहाँ तो प्रभाव है। यहाँ सांस्कृतिक रूप से हम आपके बीच में हैं, सभ्यता के रूप में हमारे पास हैं, रोजी बेटी के चलते आपके पास है। तो इस संबंध का, इस तो संबंध और बढ़िया बनेगा। हम तो आपके साथ हैं, ये नहीं कि हम नेपाल से बाहर हैं, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम दोनों आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, धर्म के आधार पर जुड़े हुए हैं, विचारधारा पर जुड़े हुए हैं। हमारा रहन सहन, खान पान, कपड़ा लत्ता सब एक ही रहन का है, पहनावा सब है। तो हमारे आपके नीति संबंध में जैसे हम विकसित करेंगे वैसे आप विकसित कीजिएगा, अच्छा ही संबंध बनेगा, अच्छा ही होगा। जब हमारे वहाँ एब्सोल्यूट हो रहे हैं तो आपके यहाँ तो और अच्छा होगा। कि आज इससे क्या हो सकता है कि हम जागरण के लेके यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपके यहाँ हम प्रमुख मान रहे हैं, तब तो वहाँ यात्रा लेके आ रहे हैं। आपके सामने, आपके नेपाल में नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं, अपने तीर्थ स्थान हैं उनको प्रधानता दे रहे हैं। कल हमको पशुपतिनाथ यात्रा शुरू करना पड़ेगा तो आपके फ़ायदा होगा। आपके यहाँ जो शिव हैं उसके सामने नतमस्तक होने आ रहे हैं, लेकिन दूसरे देश वाले आपके यहाँ नतमस्तक होने नहीं आ रहे हैं। अपने धर्मस्थल को बना के उसके यहाँ जाएंगे, वो आपके यहाँ जो ओरिजिनल है उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन हम उनको नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। बराक क्षेत्र में हम जा रहे हैं, पशुपतिनाथ के यहाँ हम जा रहे हैं, मुक्तिधाम में हम जा रहे हैं। वो नहीं आएगा, वो इसको रोकेगा, इस कल्चर को समाप्त करेगा। यहाँहरुको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ कस्तो सम्बन्ध छ? देखिए, अभी व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई संबंध नहीं है, अभी मुलाकात हमारी नहीं है, और मैं मुलाकात करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। कारण है कि हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं, हम संस्कृति के लिए आए हैं, पूजा स्थल के लिए आए, पूजा करने के लिए आए हैं। तो हमको भीतर की राजनीति से लेना देना क्या है? आपने पूछा, मैं देश के राजनीतिक में हूँ, जो मुझको कल परसों से दिखाई दिया, 2-3 बार पहले भी आया हूँ। तो यहाँ के जो लोग दुखी हैं, जो विचारधारा प्रकट करते हैं, उसके माध्यम से मैंने आपसे बात किया है। मुझको राजनीति से यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपकी तरक्की हो, क्योंकि आपकी तरक्की में हमारी भलाई है। भारत की भलाई नेपाल को तरक्की करने में है। नेपाल गरीब होगा तो हिंदुस्तान पर बोझा पड़ेगा, यहाँ के लोग हिंदुस्तान पर बोझा बनने जाएंगे। आप तरक्की रहेगा, आप अपना रोजी रोटी दीजिएगा तो हमारा बोझा कम होगा। यहाँ के लोगों को रोजी रोटी देने की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके विकास होने से देश को, भारत को भला है, दूसरे देश को भला नहीं है। आप विकसित होइएगा तो भारत भी विकसित होगा। भारत गरीब होगा तो आप भी गरीब होगा। इसलिए दोनों व्यक्ति, दोनों देशों का इतना गहरा संबंध है कि इसको चाहकर भी कोई भी दुनिया की पार्टी अलग नहीं कर सकती। कितना हूँ जोर लगा दे, कितना माओवादी आगे करने, नहीं छोड़ सकते इसको। कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जेहूं उसको जानकारी होगा फिर अपने जगह पर रहेगा।
अब आपको शायद नहीं मालूम है कि 70-80 सालों से 200 साल अंग्रेजों का राज रहने के बाद काफ़ी धर्म परिवर्तन हुआ क्रिश्चियन में। देर सब वापस हो रहे हैं, सब वापस हो रहे हैं। इससे घबराहट उनको, और वहाँ से भाग रहे थे, आपके यहाँ जोर मार रहे हैं। वहाँ जगह नहीं मिला था, आपके यहाँ कहीं तो कहीं उनको जाना है। हमारे यहाँ तो इसके बाद बोलेंगे तो अन्त्यमा नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैं तो इतना ही आग्रह करूंगा, हालांकि राजनीतिक ढंग से उनको मैं आदेश नहीं करूंगा। मैं भारत के नागरिकों के तरफ से कहूंगा कि उनको कोई भी निर्णय लेना हो तो नेपाल के हित के अनुसार लें, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से न लें, और दूसरे किसी विदेशी लोगों से कि प्रेरणा के अनुसार उनका निर्णय ले लें। नेपाल के हित अहित देख के निर्णय लें तो उनका भला होगा, नेपालियों को भला होगा। मेरा ये सुझाव है, मेरा आग्रह भी है। अन्तिममा केही छुटेको कुरा छ भने? नहीं, और कुछ नहीं करना, खाली इतना ही हमको नेपाली भाइयों से आग्रह है कि अपनी आस्था बनाए रखें। हम जो सांस्कृतिक यात्रा चला रहे हैं उसमें आपका सहयोग होना चाहिए, और भगवान आपको इतना सद्बुद्धि दें कि अपनी अच्छाई और बुराई सोचे, दूसरे लोगों के बरगलान में ना आए, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, अपने विचारधारा की रक्षा करें, और हम लोग आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।